नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज के हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। जेंसोल इंजीनियरिंग ने 33 मेगावाट सौर परियोजना के लिए कार्य आदेश किया सुरक्षित। गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ हुआ बंद। Q3 FY24 के लिए खुदरा संवितरण 14,500 करोड़ होने का अनुमान। रोमानिया की इलेक्ट्रिका ने 27 मेगावाट सौर परियोजना के लिए ईपीसी निविदा की जारी। केपी एनर्जी को गुजरात में 86.1 मेगावाट पवन परियोजना के लिए कार्य को मिला आदेश। सैमसंग हैवी ब्लैक और बीच सीडर एलएनजी की FLNG की इकाई पर करेगा काम। मोदी के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश ने भारत के आर्थिक उत्थान को की शक्ति प्रदान। ब्रूकफील्ड ने एटीसी इंडिया का अधिग्रहण करने के लिए $2.5 अरब का किया सौदा। केरल प्राकृतिक आपदाओं के जोखिमों के आधार पर बुनियादी ढांचे का करेगा डिजाइन। REC लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। जलवायु आपदा की तैयारी के लिए बुनियादी ढांचे की गहन समीक्षा जरूरी। भारत का बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास का है मुख्य आधार। सीएम स्टालिन ने महिला छात्रावास मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे का किया उद्घाटन। राज्य मोटर गैरेज सुविधाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार। एरिस इंफ्रा का लक्ष्य 5,000 करोड़ का राजस्व 2027 तक 9,500 अखिल भारतीय स्थानों तक है पहुंचना। अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। जेंसोल इंजीनियरिंग को छत्तीसगढ़ में 33 मेगावाट एसी सौर ऊर्जा परियोजना के लिए स्टील और फेरो मिश्र धातु निर्माता शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स द्वारा एक अनुबंध से सम्मानित किया गया है। 138.72 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का ये अनुबंध 6 महीने की समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए निर्धारित है। अहमदाबाद स्थित कंपनी सौर ऊर्जा सुविधा को चालू करने के साथ साथ डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी का काम भी करेगी। इस परियोजना को 6 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। ये संयंत्र राज्य में SEML के खरोरा संयंत्र के लिए बिजली की आपूर्ति करेगा। गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सत्र के अंत में सेंसेक्स 491 अंक बढ़कर 71,847 पर और निफ्टी 141 अंक बढ़कर 21,658 पर बंद हुआ। आदित्य बिरला समूह की कंपनी को 3,999.80 करोड़ रुपए के राइट्स इशू के लिए अपने निदेशक मंडल से मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने इशू प्राइस 1,812 रुपए प्रति शेयर तय किया है। राइट्स इशू 17 जनवरी से 29 जनवरी 2024 के बीच खुलेगा। इशू की रिकॉर्ड तिथि 10 जनवरी तय की गई है। मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड के शेयर आज खबरों में हैं, जब रियल एस्टेट डेवलपर ने कहा कि 3,410 करोड़ रुपए की प्री सेल्स दिसंबर तिमाही में उसका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। Q3 FY24 के लिए खुदरा संवितरण 14,500 करोड़ होने का अनुमान है, जो सालाना आधार पर 25% की वृद्धि है। जबकि Q3 FY24 के अंत में खुदरा ऋण पुस्तिका 74,750 करोड़ आंकी गई है, जो सालाना आधार पर 31% की वृद्धि है। वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही के अंत में पोर्टफोलियो का पूर्ण मूल्यांकन 91% होने का अनुमान है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने दिसंबर वित्त वर्ष 24 को समाप्त तिमाही के लिए कुल जमा में 13% की सालाना वृद्धि के साथ 92,743 करोड़ दर्ज की है। खुदरा LCR जमा 16% की वृद्धि के साथ 41,209 करोड़ हो गई है। वित्त वर्ष 24 की तिमाही में कासा अनुपात गिरकर 33.8% हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 36.6% था। तिमाही के दौरान सकल अग्रिम सालाना आधार पर 20% बढ़कर 81,870 करोड़ हो गया, जबकि खुदरा अग्रिम सालाना आधार पर 32% और थोक अग्रिम 6% तक बढ़ा।
रोमानिया उपयोगिता सोसाइटी एनर्जेटिका इलेक्ट्रिका SA, जिसे इलेक्ट्रिका के नाम से जाना जाता है, अपने गृह देश के सातु मेयर काउंटी में 27 मेगावाट सौर पार्क की स्थापना के लिए ठेकेदारों की तलाश कर रही है। निविदा दस्तावेजों से पता चलता है कि इच्छुक पार्टियां 31 जनवरी 2024 तक प्रतिस्पर्धी बोली दौर में आवेदन कर सकेंगी। चयनित उम्मीदवार टर्न के आधार पर 110.1 मिलियन परियोजना की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण EPC के लिए जिम्मेदार होगा। उत्तर पश्चिमी रोमानिया के बोटिज के कम्यून के पास स्थित सातु मेयर 2 फोटोवोल्टिक यानी PV पार्क सभी ग्रिड कनेक्शन और बिल्डिंग परमिट के साथ निर्माण के लिए तैयार चरण में है। KP एनर्जी को गुजरात में 86.1 मेगावाट पवन क्षमता के बैलेंस ऑफ प्लांट के विकास के लिए आदित्य बिरला समूह की फर्म ABREL EPC से नई परियोजना मिली है। अनुबंध के अनुसार नवीकरणीय कंपनी पवन संचालित बिजली जनरेटर की स्थापना के लिए जिम्मेदार होगी, जिसे आमतौर पर पवन चक्की या WTG के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक 2X मॉडल। इसके अलावा फर्म परियोजना के लिए इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और कमीशनिंग EPC सहित कई सेवाएं भी प्रदान करेगी। इसका इरादा परियोजना का काम आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का है। इसके अलावा ये पवन सौर हाइब्रिड बिजली परियोजना का एक हिस्सा है, जिसमें 86.1 मेगावाट पवन और 65 मेगावाट सौर क्षमता शामिल है। सीडर LNG ने कहा कि EPC अनुबंध दिए जाने के साथ परियोजना योजना और विकास के उन्नत चरण में है। FID 2024 की पहली तिमाही के अंत तक होने की उम्मीद है। सकारात्मक FID के अधीन परियोजना के लिए तटवर्ती निर्माण कार्य 2024 की दूसरी तिमाही में शुरू होने का अनुमान है। FLNG की डिलीवरी और 2028 में पर्याप्त पूरा होने की उम्मीद है। सीडर LNG के CEO डोंग अर्नल ने टिप्पणी की कि ये सीडर LNG के लिए FID की दिशा में हमारे रास्ते पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो दुनिया में पहली स्वदेशी बहुसंख्यक स्वामित्व वाली LNG परियोजना है। हमने विश्व स्तरीय FLNG विशेषज्ञता हासिल कर ली है और दुनिया में सबसे स्वच्छ पर्यावरण प्रोफाइल में से एक LNG सुविधा बनाने के लिए SHI और ब्लैक एंड वीच के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, जो कम कार्बन टिकाऊ LNG उत्पादन के एक नए युग की शुरुआत करेगा। 2024 भारत के लिए अत्यंत परिणामकारी वर्ष होगा। भारतीय 5 महीने से भी कम समय में नई सरकार चुनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े अंतर से चुनाव जीतने की दौड़ में सबसे आगे बने हुए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट ने एक बार फिर पाया कि 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आगामी लोकसभा चुनावों में PM मोदी की बढ़त बिना किसी अच्छे कारण के नहीं है। एक ऐसे देश में जो शासन में सामान्यता को स्वीकार करता है और अब बहुत कुछ चाहता है। भारत बदल रहा है, जैसा कि हम जानते हैं कि 2014 के बाद से मोदी सरकार का प्राथमिक ध्यान भारत की आर्थिक वृद्धि में सहायता करने वाले लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण पर रहा है। जमीन पर विकास दिख रहा है और इसलिए ये अजीब नहीं है कि सत्ता में 10 साल बाद भी मोदी प्रधानमंत्री पद के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बने हुए हैं। लोग चाहते हैं कि भारत का विकास पथ निर्बाध रूप से जारी रहे और लोकप्रिय भावना ये है कि मोदी ही वो व्यक्ति है जो ये सुनिश्चित कर सकते हैं। ब्रूकफील्ड ने $2.5 बिलियन लगभग 21,000 करोड़ के पूर्ण नकद सौदे में अमेरिकन टावर कॉर्प यानी ATC की भारतीय इकाई का 100% अधिग्रहण कर लिया है, जिसके 2024 की दूसरी छमाही में पूरा होने की उम्मीद है। कनाडाई बहुराष्ट्रीय ने बुनियादी ढांचे निवेश समूह स्क्वायर कैपिटल्स को पछाड़ दिया। ATC इंडिया के अधिग्रहण के बंद होने के बाद ब्रूकफील्ड 2,53,000 मजबूत पोर्टफोलियो के साथ भारत की सबसे बड़ी टावर कंपनी बन जाएगी, जिसमें लगभग 78,000 साइटें शामिल है। वर्तमान में भारत की शीर्ष दूरसंचार टावर कंपनी इंडस के पास सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही में 2 लाख से अधिक टावर थे। ET ने पिछले साल मार्च में ATC इंडिया में ब्रूकफील्ड की दिलचस्पी पर रिपोर्ट दी थी। अपने 27 अप्रैल के संस्करण में ET ने कहा कि ब्रूकफील्ड यूनिट की पूर्ण खरीद की संभावना तलाश रहा है।
अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन सहित बार बार होने वाले जलवायु परिवर्तन प्रेरित पर्यावरणीय खतरों से परेशान होकर जो अक्सर कमजोर क्षेत्रों में संरचनाओं की सुरक्षा मानकों के बारे में सवाल उठाते हैं, राज्य ने राज्य भर में बुनियादी ढांचे के जोखिम सूचित डिजाइनिंग को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी एक परिपत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि राज्य में सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आपदाओं के प्रभाव को काफी कम करने के लिए जोखिम सूचित विकास का पालन करना होगा। परिपत्र के अनुसार परियोजना को क्रियान्वित करने वाली इकाई को परियोजना के प्राकृतिक आपदा प्रभाव मूल्यांकन का उल्लेख करते हुए एक चेकलिस्ट जमा करनी होगी। चेकलिस्ट में क्षेत्र में आपदा जोखिमों और खतरों के जोखिम से निपटने के लिए अपनाए गए सुरक्षा उपायों का विवरण होना चाहिए। परियोजना के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्य के स्वामित्व वाली REC लिमिटेड ने 3 साल की अवधि के लिए बिजली बुनियादी ढांचे और रसद परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से ऋण देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU पर 3 जनवरी 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे। सरकार ने कहा कि संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करके दोनों संस्थाएं उन पहलों का समर्थन करने का प्रयास करती हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी और देश भर में आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएंगी। MOU पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD REC विवेक कुमार देवांगन और प्रबंध निदेशक और CEO बैंक ऑफ बड़ौदा देवदत्त चंद के साथ साथ कार्यकारी निदेशक बैंक ऑफ बड़ौदा ललित त्यागी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं। COP28 का दिसंबर संदेश जोरदार और स्पष्ट था। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्र अपने दम पर है। वो जो भी शमन कर सकते हैं उसे करने के लिए स्वतंत्र है, जबकि साथ ही उन्हें बड़े उत्सर्जन केंद्रों में शमन विफलता को स्वीकार करना होगा। अनुकूलन के लिए ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने स्वयं के संसाधनों को खोजने के लिए स्वप्रेरित होंगे, क्योंकि बेहतर लचीलापन उनके सर्वोत्तम हित में है। लॉस एंड डैमेज फंड को औपचारिक रूप देने में विफलता सबसे बड़ी निराशा थी। LDF के पास कुछ धनराशि उपलब्ध है जो कि कुल प्रतिज्ञा से कम हो सकती है। वो कौन से सिद्धांत है जिन पर इसका वितरण किया जाएगा? इन मुद्दों को हल करने में विफलता COP28 के बाद जलवायु आपदा वित्तपोषण को अब तक की तुलना में अलग नहीं बनाती है। बहुपक्षीय संगठन आसान शर्तों पर पुनर्निर्माण के लिए ऋण प्रदान कर सकते हैं, बाकी प्रभावित राष्ट्र को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। बुनियादी ढांचा भारत की आर्थिक आकांक्षाओं की रीढ़ है, जो कुशल विनिर्माण, सुव्यवस्थित निर्यात और लागत प्रभावी माल वितरण को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, मेक इन इंडिया और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसी पहलों के साथ मिलकर देश को 2025 तक अपने महत्वाकांक्षी $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य की ओर ले जाती है। परंपरागत रूप से परिवहन, बिजली और पानी पर केंद्रित बदलता पर्यावरण और जनसंख्यिकी परिदृश्य व्यापक दृष्टिकोण को प्रेरित करता है। आवास से लेकर डिजिटल प्रगति तक एक व्यापक बुनियादी ढांचा स्पेक्ट्रम आर्थिक विकास, जीवन की बेहतर गुणवत्ता और बढ़ी हुई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गुरुवार 4 जनवरी को ताम्बरम सैनिटोरियम में कामकाजी महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रावास तोजी का वस्तुतः उद्घाटन किया। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 460 से अधिक लोगों को समायोजित करने की क्षमता वाले छात्रावास का निर्माण तमिलनाडु वर्किंग वुमेन हॉस्टल कॉरपोरेशन द्वारा 18 करोड़ की लागत से किया गया था। सचिव परिवहन सह परिवहन आयुक्त लद्दाख अमित शर्मा ने आज केंद्र शासित प्रदेश में राज्य मोटर गैरेज सुविधाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शर्मा ने सुविधाओं की दक्षता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए मोटर गैरेज भवन, कार्यालयों, शेडों, कार्यशालाओं, स्टॉक स्टोर और आसपास के क्षेत्रों का गहन निरीक्षण किया। प्रौद्योगिकी संचालित निर्माण सामग्री खरीद मंच एरिस इंफ्रा का लक्ष्य मौजूदा विकास गति का लाभ उठाते हुए मार्च 2027 तक 5000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करना है, जिसने कंपनी को पिछले 2 वर्षों में 1600 करोड़ के संचयी राजस्व तक पहुंचाया है। 2021 में शुरू हुई कंपनी निर्माण सामग्री की मांग और आपूर्ति को
संरेखित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करती है, जिससे रियलिटी डेवलपर्स और यहां तक कि 850 से अधिक छोटे विक्रेताओं के बीच कनेक्शन की सुविधा मिलती है। आज की ईपीसी की हिंदी बुलेटिन की हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।